न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षी त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का लखनऊ आने का कार्यक्रम रद्द हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ नहीं आएंगे आज धर्मेंद्र प्रधान। चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान और आज उनका लखनऊ का जो कार्यक्रम है वो रद्द हो गया है। संगठन की बैठक के लिए लखनऊ आने वाले थे धर्मेंद्र प्रधान। अमित शाह के कार्यक्रम में भी हो सकता है बदलाव। तो बड़ी जानकारी आपको न्यूज वन इंडिया पर दे रहे हैं कि ये बदलाव जो है वो हो सकता है अमित शाह के कार्यक्रम में भी। और फिलहाल आपको बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। देहरादून में कल शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो नहीं आने वाले हैं आज लखनऊ। उनका आज का कार्यक्रम था जो कि रद्द हो गया है। लखनऊ नहीं जाएंगे चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। आज उनका लखनऊ का कार्यक्रम था जो कि रद्द हो गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का लखनऊ का कार्यक्रम जो है वो रद्द हो गया है। आज लखनऊ नहीं जाएंगे चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। संगठन की बैठक के लिए लखनऊ उनको जाना था। और आपको बता दें कि इसके साथ ही अमित शाह के कार्यक्रम में भी बदलाव हो सकता है। देहरादून में कल शपथ ग्रहण में शामिल ये दोनों हो सकते हैं और इसको लेकर इनके कार्यक्रम में ये बदलाव हुआ है। और वहीं बड़ी जानकारी अभी इस वक्त की जो है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो लखनऊ नहीं आएंगे आज। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़े हुए हैं। इसके धर्मेंद्र प्रधान के आज के दौरे पर जो है रोक लगे, रद्द हो गया है इनका दौरा। और वहीं अमित शाह के दौरे की भी बात हो रही है कि उनका भी जो है बदलाव हो सकता है कार्यक्रम में। एसके अगर हम देखें तो जिस तरीके से यूपी में शपथ ग्रहण को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं और हालांकि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके साथ यूपी की जो बीजेपी कोर कमेटी है उसकी बैठकें भी हो चुकी हैं। चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो, लगातार बैठकों के कई दौर चले हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो जरूर थोड़ा सा बदलाव हो रही हैं, क्योंकि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से पहले शपथ ग्रहण हो रहा है। तो जो केंद्रीय बड़े नेता हैं वो उत्तराखंड जाएंगे और जिसके चलते धर्मेंद्र प्रधान का जो लखनऊ दौरा था जो कि आज होना था वो फिलहाल निरस्त हो गया है। अब वो संभवतः गृह मंत्री के साथ ही आएंगे और चूंकि गृह मंत्री का भी लगातार ये चल रहा था कि वो 23 की रात में लखनऊ पहुंच सकते हैं और 24 की सुबह विधायक दल की बैठक करेंगे। हालांकि अब इसमें भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि गृह मंत्री कल उत्तराखंड रहेंगे और कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान भी वहां रहेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लगातार चल रही हैं। हालांकि चूंकि 25 तारीख को लखनऊ में शपथ ग्रहण है, तो अगर हम उस बात करें तो उसके पहले 24 तारीख को लखनऊ में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक तौर पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद बीजेपी सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के पास पेश करेगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं इनको लेकर लगातार चीजें चल रही हैं और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि चीजों को बेहतर ढंग से किया जाए। और चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, लगातार इन सारी चीजों की तैयारियों में जुटा हुआ है। और कहीं ना कहीं चीजें लगातार बदल इसलिए रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ 4 और ऐसे प्रदेश हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं वहां की भी चीजें लगातार चल रही हैं। यही एक बड़ी वजह है कि चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर सह पर्यवेक्षक रघुवर दास हो, उनके दौरे को लेकर कहीं ना कहीं चीजें भी लगातार बदली हैं। जी इसके अगर आज का दौरा रद्द हुआ है तो ये आगे की डेट बड़ी होगी, कब ये होगा फिर दौरा? बिल्कुल, ये दौरा 24 तारीख को होगा, क्योंकि 24 तारीख को ही लखनऊ में विधायक दल की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाना है और उसके बाद बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और संभवतः जब विधायक दल की बैठक होगी उसी दौरान ये चीज भी निर्धारित की जाएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम को लेकर किसकी क्या भूमिका होगी, कैबिनेट को लेकर किसकी क्या भूमिका होगी, साथ ही साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों को लेकर किस किस के नाम जाने, इन बहुत सारे विषयों को लेकर कहीं ना कहीं चीजें तय होंगी। क्योंकि ये सूची राजभवन को भेजी जाएगी, जहां से जब 25 तारीख को शपथ होगी तो उसी हिसाब से मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, उसके बाद कैबिनेट मंत्रियों को, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम होगा। जी चलिए, इसके आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे।
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारियां बहुत तेज कर दी गई हैं और पद की शपथ लेते ही मंत्रियों को तुरंत गाड़ियां मिल जाएंगी। 25 मार्च को योगी सरकार 2.0 का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होगा और चुनाव जीतकर आए प्रतिनिधियों को आवास आवंटित कर दिए जाएंगे। शपथ के बाद मंत्रियों के कद के हिसाब से आवंटित होगा बंगला और आपको बता दें कि विजय मुहूर्त में होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो तेज कर दी गई हैं। इकाना स्टेडियम में लगातार कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं शपथ ग्रहण को लेकर और अब तैयारियां जो हैं वो और तेज कर दी गई हैं। लगातार इकाना स्टेडियम में जो नेता हैं वो भ्रमण कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि विजय मुहूर्त में शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसको लेकर तैयारियां इकाना स्टेडियम में लखनऊ के लगातार हो रही हैं। और एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इसके फिलहाल क्या अपडेट है इकाना स्टेडियम से, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं, क्या कुछ इंतजाम खास किए गए हैं, क्योंकि अपडेट जो है वो पास आती जा रही है। अधिकारियों की गाड़ियां लगातार यहां पर आ रही हैं, चाहे वो पुलिस विभाग से जुड़े हों, शासन से जुड़े हों या जो प्रशासनिक अफसर हैं, जो नगर निगम के अफसर हैं, वो लगातार यहां आ रहे हैं। कहीं ना कहीं चीजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है। हालांकि अभी इसको यूपी पुलिस की तरफ से अपने कब्जे में लिया गया है सुरक्षा कारणों से, ताकि चीजों को बेहतर किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ के जो अलग अलग गेट्स हैं, उन गेट पर अलग अलग पूरे द्वार बनाए जा रहे हैं, उन पर काम चल रहा है। जो चीजें हैं वो लगभग पूरी तरीके से फाइनल हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं अब जो चीजें हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। जहां तक अंदर कुर्सियों का सवाल है तो 70,000 कुर्सियों की व्यवस्था अंदर कर दी गई है। उसके अलावा 7 जगहों पर पांडाल लगाए गए हैं, क्योंकि जो मौसम है वो बदल रहा है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए यहां पर पांडाल की व्यवस्था की जा रही है। और जो लोग यहां पहुंचेंगे, चूंकि ये जो आप देख रहे हैं ये रास्ता है जो कि एयरपोर्ट से सीधे यहां पर आता है, कहीं ना कहीं उसको लेकर जो रास्ते में जो चीजें हैं उनको बेहतर किया जा रहा है, चाहे लाइटिंग की व्यवस्था हो या उसके अलावा जो सजावट है वो यहां तक ठीक की जा रही है। ये सारी चीजें लगातार यहां पर जारी हैं और कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जो अति विशिष्ट अतिथि आएंगे या जो विशिष्ट अतिथि आएंगे, दूसरे प्रदेशों से बड़े पैमाने पर लोग आएंगे, विपक्ष के नेता आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर चीजें पूरी बेहतर ढंग से की जाएं। इन बहुत सारे विषयों को लेकर कहीं ना कहीं चीजें अंतिम दौर में चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि काना को 12 ब्लॉक में बांटा गया है। हर ब्लॉक पर 2 पीसीएस और 2 पीपीएस अफसर को जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं, जिसमें अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के जो अफसर हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं यहाँ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं और संभवतः आज के बाद से इस पूरे परिसर को एसपीजी अपने अंडरटेकिंग में ले लेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे कई विशिष्ट अतिथि यहां आने वाले हैं। कई राज्यों के राज्यपाल होंगे, उसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। तो उन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं सुरक्षा कारणों से एसपीजी इसको अपने अंडरटेकिंग में लेगी और जब तक ये आयोजन यहां पर चलेगा तब तक ये इकाना स्टेडियम का जो सुरक्षा कार्यभार है वो एसपीजी के पास रहेगा। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और कोशिश की जा रही है कहीं कोई कमी ना रहे और एक भव्य दिव्य जो शपथ ग्रहण है कहीं ना कहीं जिससे पूरे देश में एक संदेश जाए, वो देने की कोशिश है। जी चलिए, इसके तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं और इसको लेकर यहां पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी बहुत पुख्ता किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा की चूक ना हो। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो दोबारा से इकाना स्टेडियम में शपथ लेंगे और इसको लेकर जो पार्टी है उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है तैयारियों में और शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। देहरादून में शहीद स्थल पहुंचे सीएम धामी, राज्य आंदोलनकारियों को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी है। तो आपको बता दें कि सीएम धामी जो हैं उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है। देहरादून शहीद स्थल पर सीएम धामी पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने राज्य के आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि कल सीएम धामी के नाम का ऐलान हुआ था मुख्यमंत्री पद के लिए और आज वो शहीद स्थल पर पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी है।
प्रियंका गांधी को यूपी प्रभारी पद से हटाए जाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि एआईसीसी सदस्य जिशान हैदर ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और कांग्रेस की स्थिति के लिए प्रियंका गांधी को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश अध्यक्ष पर हार का ठीकरा फोड़ना गलत है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए, पार्टी की अच्छाई के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो प्रियंका गांधी से इस्तीफे की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि हार के लिए प्रदेश अध्यक्ष पर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, बल्कि प्रियंका गांधी से इस्तीफा मांगना चाहिए, पार्टी की अच्छाई के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। जिशान ने ये पत्र लिखा है, जिशान हैदर, और ये पत्र लिखकर उन्होंने प्रियंका गांधी के इस्तीफे की मांग की है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और उसके बाद ये पत्र लिखकर जिशान हैदर जो हैं उन्होंने सोनिया गांधी से प्रियंका गांधी के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए, और उन्होंने प्रियंका गांधी को जिम्मेदार ठहराया है हार के लिए। उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। और चुनाव नतीजों के बाद सपा बसपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती पर सपा का फिर से कड़ा प्रहार सामने आया। आपको बता दें कि अंबेडकर वादी लोग अखिलेश को माफ नहीं करेंगे, मायावती ने ये बात कही है। आपको बता दें कि सपा ने अंबेडकर के नाम की योजनाएं बदली थी, मायावती ने ये आरोप लगाए हैं और कड़ा प्रहार किया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा बीजेपी से बसपा नहीं बल्कि मुलायम मिले हुए हैं। तो ये सभी बातें मायावती ने कही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर ये तमाम आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि काम के लिए सपा ने बीजेपी में अपना सदस्य भेजा, पहले अखिलेश ने बसपा पर लगाया था बीजेपी से मिलीभगत का आरोप। आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में बीजेपी बसपा की मिलीभगत का आरोप लगाया था, जिसके बाद मायावती का ये बयान सामने आया है। तो आपको बता दें कि चुनाव नतीजों के बाद सपा बसपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। मायावती ने सपा पर तमाम आरोप लगाए हैं। मायावती ने कड़ा प्रहार समाजवादी पार्टी पर किया है, और आपको बता दें कि आरोपों का दौर जो है वो लगातार जारी है। बीजेपी ने जो है बीजेपी से बसपा नहीं बल्कि मुलायम मिले हुए थे, ये आरोप लगाया है। हरदोई में बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला इस देश में कभी भी विजय नहीं हो सकता। नरेश अग्रवाल ने जीत का दावा करते हुए कहा एमएलसी चुनाव निर्विरोध हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी सपा हतोत्साहित है, उनमें खड़ा होने का साहस नहीं है, चुनाव एक तरफा होगा। निर्विरोध चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी सपा इतनी डिमोरलाइज है कि पैर खड़े करने का उनमें साहस नहीं है। चुनाव एक तरफा होगा, इतना कर। कश्मीर फाइल्स को लेकर समाजवादी पार्टी के एसटी हसन है सांसद, उन्होंने कहा है कि नफरत फैलाने को लेकर नफरत फैलाने को बैन करना चाहिए। अगर नीची सोच से सोचेंगे तो ये देश में इनके बयानों का कोई महत्व नहीं होगा। अगर सत्यता दिखाई गई है और उस समय के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसके दोषी है, उसको बताना जनता को आवश्यक है। अगर बताया है। पुष्कर सिंह धामी जब दोबारा सीएम बनने के बाद अपने आवास पहुंचे, तब उनकी मां और पत्नी गीता धामी ने आरती उतारकर उनका स्वागत किया। उनकी मां बिस्ना देवी ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए जनता का आभार जताया। वहीं बीजापुर स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री धामी के समर्थकों ने होली और दिवाली के साथ खुशियां मनाई। सीएम आवास जो है वो पूरी तरह से सांस्कृतिक रंग में सराबोर दिखा। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में उनके समर्थक ढोल नगाड़े लेकर आए और ढोल नगाड़े की थाप पर जमकर झूमे। सीएम धामी की खुशी में गढ़ कुमाऊं की संस्कृति का जो मेला है वो देखने को मिला और लोगों में बेहद खुशी का माहौल यहां पर बना हुआ था। कार्यकर्ता बेहद खुश नजर आए। उनकी मां और उनकी पत्नी ने आरती उतारकर उनका स्वागत किया। देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी जो था प्रतिबंधित पशु तस्कर में उसको गोली लग गई है उसके पैर में, और गोली लगने से वो घायल हो गया है। जैसे ही उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायल होने के बाद, वहीं उसके कब्जे से 2 धारदार हथियार पुलिस ने बरामद किए। एक अवैध तमंचा, एक बांका, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा पुलिस ने इस चोर के पास से बरामद किया। इसके अलावा एक बाइक भी पुलिस ने इसके पास से बरामद की है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी के पास से तमाम जो असलहा थे वो बरामद किए हैं। फरवरी को एसीपी सेकंड और सेक्टर 58 इंस्पेक्टर की टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली थी जब इन लोगों ने एक फेमस इंटरस्टेट गौ तस्कर गैंग को पकड़ा था। ये लोग एनसीआर में तमाम जगहों पे जाके गौ तस्करी करते थे और गोमांस यहाँ एनसीआर में सप्लाई करते थे। 3 लोग मौके से पकड़े गए थे और लगभग 6 क्विंटल गोमांस हम लोगों ने उस समय वहाँ से इनकी पोजीशन से रिकवर किया था। उन जो 3 पकड़े गए थे उन लोगों से पूछताछ की गई थी और उसमें 5 लोगों के नाम आए थे और ये बाकी 5 उस गैंग के सदस्य थे। इनके पीछे हमारी टीम लगी हुई थी। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने उस 5 में से एक इनामी अपराधी को पकड़ा था। आज पुनः हमारी टीम को टिप ऑफ थी। इसमें से जो मेन जो खरीदने वाला है जिसका नाम सोनू कसाई है, ये अपना नाम बदल के अपराध करता है। सोनू कसाई ये गाजियाबाद में इसके मुकदमे हैं, बाकी अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी इसके ऊपर मुकदमे हैं। इसको मुंशी भी कहा जाता था, मुंशी भी अपना नाम बताता था, ये रियाज भी अपना नाम बताता था। तरह तरह से नाम बदल के ये जेल गया है। इसके ऊपर लगभग 4-5 मुकदमे हैं और हमारे यहाँ से ये 25,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर था। 1 फरवरी को एसीपी सेकंड लखनऊ के बीबीडी थाने में दरोगा ने जान जोखिम में डालकर एक युवक की जान बचाई। युवक इंदिरा नहर में दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था, जहां पर तेज बहाव के कारण वो डूबने लगा। वहीं नहर के पास से गुजर रहे दरोगा ने युवक को डूबता देखा और बगल के गांव में से रस्सी मांगकर उसकी जान बचाई, जिसके बाद अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए उसको भर्ती कराया और उसे उसके परिवार के हवाले कर दिया। तो दरोगा ने युवक को डूबने से बचाया है अपनी जान को जोखिम में डालकर। नहर में नहाने गया युवक डूबने लगा था, जिसके बाद दरोगा ने उसको डूबते हुए देखा और उसको बचा के बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद उसके परिजनों को उसको सौंप दिया। हापुड़ की कोतवाली पुलिस ने गोकस्सी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक गोदाम में छापेमारी की है। एक गोदाम के दौरान छापेमारी के दौरान इस गोदाम में पशुओं के अवशेष भी मिले हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। अवशेष की जांच जो है उसके लिए पुलिस ने पशुपालन विभाग को ये अवशेष सौंप दिए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई इन पर की जाएगी। छापेमारी के दौरान पशु के अवशेष मिले हैं। हापुड़ का ये पूरा मामला है। 6 आरोपियों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमरोहा में मजदूरों से भरे टाटा मैजिक की रोडवेज बस से आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें टाटा मैजिक सवार मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों को सीएससी में भर्ती कराया गया है। मामला डिडौली कोतवाली इलाके के जोया अमरोहा बाईपास का है। टाटा मैजिक सवार जो कई मजदूर थे वो इसमें घायल हो गए हैं। अमरोहा का ये पूरा मामला है। घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। बिजनौर में बिजली के खंभे से लटकता युवक का शव मिला है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला थाना किरतपुर के आंगा खेड़ी इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर खंभे पर एक युवक का शव लटकते हुए मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। हापुड़ के बनखंडा के जंगल में स्थित संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मोर मिला है, जिसके बाद खेत में काम करने वाले किसानों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने और वन विभाग की टीम ने मृत मोर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। हापुड़ का ये पूरा मामला है, जहां पर वन विभाग की टीम ने मोर के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
वाराणसी में 3 दिवसीय पुतल आपको बता दें कि उत्सव का आयोजन किया गया है और आपको बता दें कि देश की आज़ादी के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाले बलिदानियों को याद करना जो है इस उत्सव का उद्देश्य होता है। इस आयोजन को 3 दिनों में 7 संस्थाएं आधे घंटे तक प्रस्तुति इसकी देंगी। कठपुतलिया दिवस के अवसर पर आपको बता दें कि सोमवार को वाराणसी के 80 घाट पर काशी वासियों को देश के बलिदानियों की कहानियां देखी और सुनी होंगी आपने। यह आयोजन देश के 5 शहरों में आयोजित किया गया है, जिसमें यूपी वाराणसी शामिल है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इसका प्रदर्शन पहले 2 दिन 80 घाट पर और अंतिम 2 दिन में जो है दीनदयाल हस्तकला संकुल में होगा। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वाराणसी में 80 घाट पर इसका आयोजन किया गया है। पुतुल उत्सव का आयोजन 3 दिन तक चलता है। सासू जी को दाया एटा में दबंगों के फायरिंग करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में शिवांक राठौर जो हैं उन्होंने दबंगों के रिवॉल्वर से फायरिंग की और उसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और इस मामले में संतोष नगर का ये मामला बताया जा रहा है। फायरिंग का जो वीडियो है वो अब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि दबंग जो हैं वो बेखौफ नजर आ रहे हैं। शिवांक राठौर नाम का एक दबंग है जिसने रिवॉल्वर से फायरिंग की और उसका वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिया। मामला संतोष नगर का बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये दबंग फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है और फायरिंग का जो वीडियो है वो इसने अपनी फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है। संतोष नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है एटा के। आज बात घर पे और मुकाबला हो जोर का, इंस्टा का गुंडा ना जानिए, तेरा भीतर दे की बजा दूं पटक। शामली में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट के शोरूम में आग लग गई और आग लगने से जो है बहुत सारा सामान शोरूम में जो रखा हुआ था वो जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। आपको बता दें कि तकरीबन 50 से ज़्यादा गाड़ियां रखी हुई थी इसमें, जो आग लगने की वजह से जल गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला महादेव मोटर शोरूम का है और आपको बता दें कि शोरूम के अंदर 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ थीं जो जलकर खाक हो गई। शामली का ये पूरा मामला है। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर तमाम दमकल कर्मी जो हैं वो पहुंचे और दमकल कर्मियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हापुड़ जिले के हाफिजपुर इलाके में दिन दहला देने वाली आपको बता दें कि घटना सामने आई है। यहाँ पर 3 दोस्तों ने पैसा मिलाकर पैसे के लालच में अपने ही दोस्त के साथ जो है हत्या कर दी अपने ही दोस्त की और दोस्त को दर्जन भर टुकड़ों में काटकर गहरे गड्ढे में दबा दिया। जब मृतक घर नहीं पहुंचा तब मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की। शक के आधार पर पुलिस ने मृतक के 2 दोस्तों से कड़ाई से जब पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा उन्होंने किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर निशानदेही उनकी जो उन्होंने दी उसके हिसाब से जेसीबी से खुदाई की गड्ढे की और वहां से मृतक के शव को निकाला। फिलहाल पुलिस जो है तीसरे आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई है। तो ये पूरा मामला जहां पर 3 दोस्त थे, उन्हीं में से 3 दोस्तों ने अपने एक दोस्त को मार दिया पैसे के लालच में और इस मामले में 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है। 1 की तलाश लगातार जारी है। हापुड़ का ये पूरा मामला है। इमरान द्वारा थाना हाफिजपुर में आज एक सूचना दी गई कि उनके भाई इरफान को गांव के ही माजिद और राकिब द्वारा गायब कर दिया गया है। इस सूचना पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उसके बाद विवेचना के दौरान दोनों नामित अभियुक्तों को हिरासत में लेकर के कड़ाई से पूछताछ की गई। उन्होंने
जुर्म स्वीकार किया और कहा कि हम लोगों ने मारकर शव को छिपा दिया गया है। उनकी निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया गया है। नियमानुसार पंचायतनामा भरकर पीएम के लिए भेज दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।